हेलो एवरीवन, दिस इज तारिफ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर से बात हो रही है। हेल्थ इशू की वजह से वीडियो का ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। अभी फिर से बात करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपको सीयूईटी के एग्जाम में पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से डिस्कस करेंगे। ये है मेरे पास डीयू का एमए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। इससे मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्प्ले होते रहेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे आता है जो आईआर से है, वो है मैच 1 को बी से मैच करना है। लिस्ट में है इट्स अ बॉय, ए बी द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज इट हैज बीन पार्शली कंस्ट्रक्टेड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट फीमेल। सी है हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स। डी है विमेन्स पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एफर्ट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। किस किस से ये मैच होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। इट्स अ बॉय, ये मैच होता है थर्ड से द टेलीग्राम ऑफ 1952 बाय एडवर्ड टेलर। जो बी है डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज इट हैज बीन पार्शली कंस्ट्रक्टेड, ये मैच होता है फर्स्ट से एन टिकनर से। थर्ड जो है हेटेरोसेक्सुअल, ये मैच हो रहा है सेकंड से सिंथिया वेबर। और फोर्थ जो है विमेन्स पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एफर्ट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, ये मैच हो रहा है फोर्थ से जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1325। अब इसमें से देखते हैं और कैसे पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आप लोगों को आ सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है ये खुद से। इट्स अ बॉय जो है ये फर्स्ट टाइम एक टेलीग्राम किया गया था। एडवर्ड टेलर ने 1952 में यूएस गवर्नमेंट को यह टेलीग्राम किया था जब उन्होंने न्यूक्लियर बम को जो हाइड्रोजन बम था उसको टेस्ट किया था और सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था। तो कोड वर्डिंग में उन्होंने ये मैसेज भेजा था यूएस गवर्नमेंट को लिखते हुए कि इट्स अ बॉय, मतलब हम सक्सेसफुल हो गए हैं, ये मैसेज भेजा था। इसलिए ये एडवर्ड टेलर की वजह से, एडवर्ड टेलर की तरफ से 1952 में एक टेलीग्राम मैसेज भेजा गया था यूएस की गवर्नमेंट को। और रिमेंबर यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले भी यूएन ने, आपको पता है, 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में जो 1945 में गिराए गए थे। एक 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था और दूसरा 9 अगस्त 1947 में गिराया गया था। वो जो थे वो न्यूक्लियर फ्यूशन बम थे। ये जो था न्यूक्लियर फ्यूशन बम था। याद रखना यहां पे डिफरेंस है। एक जो था फिशन बम था और ये जो था फ्यूशन बम था, राइट। न्यूक्लियर फ्यूशन और ये जो था एडवर्ड टेलर जिसकी बात कर रहे हैं वो था हाइड्रोजन का बम, हाइड्रोजन से बना हुआ एटॉमिक बम, राइट, हाइड्रोजन से बना हुआ। मगर ये जो था जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिराया गया था 1945 में, जिसका नाम रखा गया था, आप लोगों को पता होगा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन भी उसको कहते हैं। वो गिराया गया था जो वो बना था प्लूटोनियम का, मगर ये जो बना गया था ये हाइड्रोजन से न्यूक्लियर बम बना था। इसलिए इसका मैसेज जो टेलीग्राम पे दिया गया था उसका नाम था इट्स अ बॉय, राइट। तो ये कोड वर्ड यूज किया गया था। सेकंड जो है द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज इट हैज बीन पार्शली कंस्ट्रक्टेड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट फीमेल, ये दिया है एन टिकनर ने। और एन टिकनर जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो वॉच किया होगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो है वो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने बहुत सी फेमिनिज्म पे बुक्स लिखी हैं। मैंने पहली वीडियोस में भी बताई हैं। उनकी कॉमन बुक जो पूछी जाती है, एक पूछा जाता है जेंडर इन आईआर, उनकी एक बुक है। दूसरी उनकी जो कॉमन बुक है वो है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा। और तीसरी उनकी एक बहुत फेमस वीडियो है, वो बहुत फेमस बुक है फेमिनिज्म इन आईआर जो 2011 में लिखी गई थी। ये तीनों बुक्स जो हैं एन टिकनर की बुक हैं और एन टिकनर जो है फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लिखते हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है भाई वो दिया गया है, थर्ड कॉन्सेप्ट है हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स। हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स जो है यहां पे एक्चुअल में जो ये टर्म है ये जूडिथ बटलर ने दी है, जो एक फेमिनिस्ट है जिनके बारे में हमने परफॉर्मेटिविटी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में। जूडिथ बटलर जो है उनका ये कॉन्सेप्ट है, बट यहां पे जूडिथ बटलर को ऑप्शन नहीं है तो सिंथिया वेबर ने ये दिया है। वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोगों को नॉट जस्ट
हेट्रोसेक्सुअल अप्रोच से स्टडी करना है, बट उसके बियॉन्ड जो क्वीयर पॉलिटिक्स है उस पे भी फोकस करना है। तो वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो क्वीयर पॉलिटिक्स पे जो है वो फोकस करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम लोगों को बियॉन्ड हेट्रोसेक्सुअल नॉर्मेटिविटी से आगे जाना पड़ेगा, जहां पे और सेक्सेस भी जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नॉट जस्ट मेन एंड वीमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट क्वीयर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, विमेन्स पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एफर्ट्स फॉर मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। याद रखना 31 ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इसके लिए 31 अक्टूबर 2000 को यूएन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जो रेजोल्यूशन 1325 रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन का। उसमें यूएन ने फर्स्ट टाइम यह कहा था कि हम लोगों को वार के टाइम, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम विमेन्स को रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल अब्यूज से जो है सेव करना है। तो इसलिए यहां से ये पोटेंशियल क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, एक एन टिकनर की बुक्स पूछी जा सकती हैं, दूसरा जो हाइड्रोजन बम गिराया गया था या जो टेस्ट किया गया था जिसके बारे में मैसेज किया गया था एडवर्ड टेलर की तरफ से, इट्स अ बॉय, और तीसरा यहां से ही हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 1945 में जो बॉम्ब गिराए गए थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, इन चीजों को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो आईआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, वेस्टफालियन सिस्टम पे आया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ वेस्टफालियन वाज नॉट अ यूरोपियन वाइड एग्रीमेंट बट अ लोकल अफेयर। Second, Westphalian decreed that each territory would retain the religion it held on January 1624. Westphalian is the only starting point for thinking about these issues. D है, in the 1890s global order was widely understood through the lens of liberal institutionalism or liberal solidarism. अब इसका आंसर भाई आते हैं A, B एंड C। डी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था 1890 में, वो बहुत बाद की अप्रोच है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। जो इसका आंसर आता है वेस्टफालियन, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर जो है वो है बी, ए, बी एंड सी, राइट। अब डिस्कस करते हैं वेस्टफालियन सिस्टम के बारे में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्या है वेस्टफालियन जो सिस्टम है, उसको भाई शफल करके पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ। याद रखना दो चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, एक है वेस्टफालियन सिस्टम और एक है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो वेस्टफालियन सिस्टम है वो बहुत ही पहले हुआ है। वेस्टफालियन सिस्टम, जो वेस्टफालियन एग्रीमेंट जो हुआ था, इसको वेस्टफालियन ट्रीटी भी कहते हैं और पीस ऑफ वेस्टफालिया भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे दो पेपर्स को साइन किया गया था और ये हुआ था बहुत पहले 1648 में। मगर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसको कंफ्यूज करके पूछा जाता है वेस्टफालियन से। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था वो बहुत ही रिसेंट था, 1990 में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हो जाने के बाद वो जो था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लाया गया था, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब वेस्टफालियन ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दो चीजें हुई थी, दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हुई थी, दो डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे जिसमें दो वार्स को एंड किया गया था। एक वार जो थी 30 साल से चल रही थी, उसको एंड किया गया था, जो बिटवीन रिलीजन थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में एक लड़ाई थी। और दूसरा वेस्टफालियन सिस्टम से क्या, किस चीज को एंड किया गया, एक जो स्पेन था उसका जो डोमिनेंस था डच पे, मतलब स्पेन का जो नेदरलैंड पे डोमिनेंस था, जो किंग था फिलिप II, उसके डोमिनेंस को एंड किया गया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को साइन करके। तो इसलिए दो इंपॉर्टेंट चीजें ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में हुआ था, जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का जो कंफ्लिक्ट था उसको एंड किया गया था, और जो 30 ईयर तक चल रहा था, और दूसरा जो 80 ईयर का जो वार था, जो स्पेन ने डोमिनेंस रखा था नेदरलैंड पे, डच पे, उसको भी खत्म किया गया था। दूसरी बात, यहां पे एक और एग्रीमेंट हुआ था कि अब इसके बाद कोई भी जो है किंग जो है वो जरूरी नहीं है कि होली रोमन अंपायर को ही फॉलो करे, या जरूरी नहीं है कि जो किंग का रिलीजन है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सिटीजन्स को भी। मतलब अगर किंग प्रोटेस्टेंट है और सिटीजन चाहे मेजॉरिटी में भी कैथोलिक्स हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था किंग का रिलीजन। इसलिए अब ये चीज खत्म हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद, और ये फ्रीडम दी गई कि आप तक है सिटीजन डिसाइड कर सकते हैं उनको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, और किंग भी डिसाइड कर सकता है उसको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। तो एक तरह का जो है वेस्टफालिया सिस्टम ने एक सॉवरेनिटी दिया मॉडर्न नेशन स्टेट को, राइट। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये हुई
कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे, हम किसी के भी डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ईच स्टेट नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज इज इक्वल इन इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुछ चीजें डिसाइड हुई थी। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 1648 में वेस्टफालियन ट्रीटी हुई थी और उसका दो इंपॉर्टेंट, एक 30 ईयर वार को एंड किया था जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में था, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो 80 ईयर का डोमिनेंस था स्पेन का नीदरलैंड पे, फिलिप जो किंग थे उसका, उसको जो है एंड किया गया था। तो इस चीज को याद रख लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारे पास आ रहा है भाई इंटरनेशनल रिलेशन में, वो है यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन और ईस्ट एशियन समिट। तो याद रख लेना, सब में से आपको याद रखना इसका आंसर है सी, ईस्ट एशिया समिट। इंडिया जो था एशियान का मेंबर भी नहीं है, इंडिया अपेक का मेंबर भी नहीं है, बट इंडिया ईस्ट एशिया समिट का जो है मेंबर है। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत कॉमन पूछा जाता है। तीनों को आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो था भाई याद रखना वो एशियान आता है, एशियान आता है, उसके बाद जो है अपेक आता है। एशियान पहले, उसके बाद जो है वो आ गया अपेक, APEC, राइट, और उसके बाद जो आ गया ईस्ट एशियन समिट, राइट। तो ये तीनों का जो क्रोनोलॉजी याद रखना है, जो एशियान है वो आया है 1967 में, जो अपेक है वो आया है 1989 में, और जो ईस्ट एशियन समिट है वो हुआ था 2005 में। अब इन सारे का में से क्या चीजें आप लोगों को और पूछी जा सकती हैं? जैसे एशियान के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी शायद प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। एशियान 1967 में फॉर्म हुआ था, और एशियान जो है याद रखना ये पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिटी की बात करता है। पॉलिटिकल भी, कल्चरल भी और इकोनॉमिक यूनिटी की बात करता है। और एशियान ने 2003 में एशियान ने यह कहा कि हम लोग मिलकर एक यूरोपियन यूनियन की तरह अपने आप को भी एक यूनियन बनाएंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 3 पिलर उसके होंगे इंपॉर्टेंट, एक सिक्योरिटी पिलर और एक इकोनॉमिक पिलर और एक सोशियो कल्चरल पिलर होगा। इन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे, सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड सोशियो पॉलिटिकल। तो 2003 में ये इन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरह, मॉडल की तरह का अपने लिए भी जो है काम किया है। तो इसलिए 2003 में एशियान को जो है वो रिन्यू किया गया है। एशियान में कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं? 10 कंट्री जो हैं वो एशियान का पार्ट है, और इंडिया इसमें नहीं आता, ये चीज याद रखना। 10 कंट्रीज का नाम आप लिख लो: ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जो हैं ये एशियान की 10 कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज एक सॉलिडेरिटी और इंटीग्रिटी में रहना चाहते हैं। अगर आप लोग एशियान का लोगो भी देखोगे तो आप लोगों को 10 ऐसे स्टैक्स मिलेंगे राइस के, जिसका मीनिंग यही हो गया कि 10 कंट्रीज लिविंग इन सॉलिडेरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एशियान कब फॉर्म हुआ और एशियान के कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर हैं एशियान के, और एशियान 1967 में फॉर्म हुआ, और इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है। दूसरी बात आ गई अपेक के बारे में, APEC। अपेक जो है भाई वो है पैसिफिक रिम में जो है ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। उसमें यह है कि जो 21 कंट्रीज अपेक में आती हैं, 21 कंट्री जो हैं पैसिफिक जो रिम में आती हैं, उनमें फ्री ट्रेड जो वो किया जाएगा, ये इसकी बात करता है अपेक। और अपेक का हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। इसका जो बेसिक इसका जो स्पेसिफिकली ये फोकस करता है अपेक, वो करता है इकोनॉमी पर, राइट। याद रखना ये इकोनॉमी पे स्पेसिफिकली फोकस करता है, जबकि एशियान फोकस करता है पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमी पे। अपेक फोकस करता है पर्टिकुलरली इकोनॉमी पे। इसमें 21 कंट्रीज आती हैं, और अपेक का जो फॉर्मेशन है वो पूछा जाता है, वो हुआ है 1989 में। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पहले आपको आएगा एशियान, फिर आपको आएगा अपेक। अब उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं, वो है ईस्ट एशियन समिट। अपेक का भी पार्ट इंडिया नहीं है। ईस्ट एशिया समिट जो है इसका पार्ट इंडिया भी रहा है,
ईस्ट एशिया समिट में याद रखना 10 कंट्री एशियान की आती हैं, एशियान की 10 कंट्रीज प्लस इसमें 8 कंट्री जो हैं वो और आती हैं। जो 8 अदर कंट्रीज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं 10 एशियान की कंट्रीज इसमें आती हैं प्लस 8 कंट्री जो इसमें आती हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, देन इंडिया, फिर आता है जापान। ये आप लोगों को भाई टिप्स पे याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप लोग जो है एग्जाम में भी लिख पाओगे। न्यूजीलैंड और उसके साथ आ गया साउथ कोरिया, राइट। ये एशियान की 10 कंट्रीज प्लस 8 और उसके साथ यूएस एंड रशिया ने जो है वो रिसेंटली 2011 में यूएस एंड रशिया ने जो है ईस्ट एशियन समिट को ज्वाइन किया और इंडिया भी जो है इसका पार्ट है। इंडिया एपेक का पार्ट भी नहीं है, इंडिया एशियान का पार्ट भी नहीं है, बट इंडिया जो है ईस्ट एशियन समिट जो है इसका पार्ट जो है इंडिया भी है। और ईस्ट एशियन समिट याद रखना 2005 में जो है वो फॉर्म हुई है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना 1967, 1989 एंड 2005। 10 कंट्रीज इसमें है, अपेक में 21 कंट्रीज हैं और इसमें जो है 10 प्लस 8 18 कंट्रीज हैं। और यूएस और रशिया ने जो है 2011 में ईस्ट एशियन समिट को जो है ज्वाइन किया है, राइट। होपफुली इसका जो है फोकस, यस इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका जो फोकस है वो ज्यादा रहता है सिक्योरिटी पे, राइट। ईस्ट एशियन समिट का जो है वो मेन फोकस जो है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इसमें जो है मेन फोकस है। इसमें मेन फोकस आ गया अपेक में इकोनॉमी, एशियान में मेन फोकस आ गया पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमी, बट ईस्ट एशियन समिट का मेन फोकस जो है वो आ गया सिक्योरिटी। तो इसलिए इस पॉइंट को जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच करना है फिर से भाई लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। और जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो देखे हैं उनको बिल्कुल पता होगा, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। फर्स्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ है, गल्फ वार कब हुई है, अफगानिस्तान वार कब हुई है और बोस्निया वार कब हुई है। सबसे पहले हम सबको पता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ है। गल्फ वार जो है वो 1990 में हुई है। अफगानिस्तान वार तो सबको पता है भाई 2001 में हुई है। और बोस्निया वार जो है 1992 में हुई थी। अब इस पे छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी देख लेना, जल्दी बताऊंगा क्विकली। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, सबसे पहले 1962 में ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। इसमें यूएसएसआर ने जो था वेपन लाके, न्यूक्लियर वेपन लाके क्यूबा में रख दिए थे। यूएस को खतरा हो गया था, यूएस ने सोचा ये तो यूएसएसआर मेरे बिल्कुल पास में लाके हथियार रख गया, जबकि यूएसए ने भी जो है इटली में अपने, टर्की और इटली में अपने मिसाइल रखे थे। तो यूएसएसआर को यूएस ने कहा कि अपने मिसाइल यहां से हटाओ नहीं तो वार हो जाएगा। याद रखना ये फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा फिर से वार होने लगा था आफ्टर जो वर्ल्ड वार एंड होने के, सेकंड वर्ल्ड वार एंड होने के बाद में। तो इसलिए ये एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे यूएस ने यूएसएसआर को कहा कि आप अपने मिसाइल क्यूबा से हटाओ, और जो यूएसएसआर है उसने भी यूएस को कहा कि आप भी अपने मिसाइल जो है टर्की और इटाली से हटाओ, तभी मैं क्यूबा से हटाऊंगा। तो पीसफुली उन्होंने अपने अपने हथियार हटा दिए वहां से और ये मैटर जो है रिजॉल्व हो गया था। इसलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को याद रखना ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो 1962 में हुआ था, राइट। अब उसके साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट आता है गल्फ वार। बहुत से स्टूडेंट जो हैं भाई वो कंफ्यूज हो जाते हैं गल्फ वार के बीच में और जो है इराक ईरान वार के बीच में। तो दोनों जो है वार्स वो डिफरेंट हैं, याद रखना। जो इराक ईरान वार है वो बहुत पहले हुई है, वो हुई थी 1980s में, और जो गल्फ वार है वो हुई है 1990 में, राइट। तो गल्फ वार क्यों हुआ था, गल्फ वार में क्या हुआ था, सबसे पहले गल्फ वार जो हुआ था वो हुआ है 1990 में। गल्फ वार में हुआ क्या था भाई, जो इराक था उसने इन्वेड किया था कुवैत में, राइट। याद रखना इराक ने जो था वो इन्वेजन किया था कुवैत में, इराक ने इन्वेड कर दिया था कुवैत में। और क्यों किया था उसके दो इंपॉर्टेंट रीजन थे। एक ये रीजन था कि इराक ने बहुत ज्यादा डेप्थ लिया था कुवैत से, जब इराक ईरान के साथ वार लड़ रहा था 1980 में, तब इराक ने जो था
ईरान से कुवैत से डेप्थ लिया था और अब इराक जो था उसको पता था मैं डेप्थ वापस नहीं दे पा रहा हूं, तो उसने एक ये रीजन था कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जब इराक वार में रहा तो पीछे से जो कुवैत था उसका जो ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गया, तो इससे इराक को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। इराक को लगा कि कुवैत का मार्केट ऑयल का ज्यादा चला गया, मुझे घाटा पड़ गया। तो ये सेकंड रीजन था, इराक ने जो था कुवैत को इन्वेड किया और उस पे जो है एक तरह का वार छेड़ दिया, राइट। ये इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, अगेंस्ट इराक इन्वेजन एंड एनेक्सेशन ऑफ कुवैत। ये इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को। इसको जो है यूएस ने भी कंडेम किया और यूएस के साथ जो थे 35 कंट्री जो थी उन्होंने भी कंडेम किया, मतलब उन्होंने एक एक्शन लिया इराक के ऊपर। और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ था कि इराकी फोर्सेस को एक्सपेल कर दिया था कुवैत से और कुवैत को एक तरह का इंडिपेंडेंस भी मिल गया था। उसके बाद इराक के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए गए। कुवैत को यह कहा गया कि अब इसके बाद कुवैत जो है उसको सेल्फ गवर्नेंस भी दिया गया और कुवैत अपनी टेरिटरी के ऊपर खुद से रूल करने लगा। रीजन वार के मैंने आपको बता दिया, दो थे। एक कुवैत बहुत बड़े डेप्थ दे चुका था ईरान को, इराक को, और अब इराक वो इस काबिल नहीं था कि कुवैत को वापस दे, तो इराक ने वार कर दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, कुवैत का जो पेट्रोलियम प्राइस बहुत ज्यादा सर्च में था, जो बात इराक को अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उससे इराक की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा था, तो इराक ने जो था कुवैत पे जो है हमला कर दिया, राइट। उसके बाद आता है अफगानिस्तान वार। ये तो सबको पता है 2001 में हुई थी भाई, जिसका एंड जो है अभी वेरी रिसेंटली हुआ है, एक जीरो सम गेम रही है। तो अफगानिस्तान वार जो है वो 2001 में हुई थी, राइट। तो ये हो गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्रिटिकल अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 35। क्रिटिकल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस डील्स विद see unfair and exploitative aspect in global system, focus on north south relation, believe war can be a means of dramatic change और ऑल ऑफ द अबव। याद रखना इसका आंसर जो है पहले फर्स्ट है सी अनफेयर एंड एक्सप्लॉइटेटिव एस्पेक्ट इन द ग्लोबल सिस्टम। मगर क्यों इसको याद रखना, आप लोगों को एक क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा फिर से, इसलिए क्योंकि जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्रिटिकल अप्रोच को देखते हैं वो या तो मार्क्सिस्ट हैं या वो फेमिनिस्ट हैं। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट का मेंशन नहीं किया, फेमिनिस्ट का मेंशन नहीं किया गया है, बट एक्सप्लॉइटेटिव एस्पेक्ट मेंशन किया गया है। एक्सप्लॉइटेटिव तो आपको पता है, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सिस्टम है, ये एक्सप्लॉइटेटिव भी है, जिसमें बहुत सी डेवलपिंग कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड और जो छोटे नेशन को एक्सप्लॉइट करती हैं। सेम आर्ग्यूमेंट जो फेमिनिस्ट भी कहती हैं वो भी क्रिटिकल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड है, इसमें हमेशा एग्रेशन और वार की बात की जाती है। मार्क्सिस्ट थिंकर जैसे आप लोगों को पता होगा इमैनुअल वालस्टाइन आते हैं, सामिर आमीन आते हैं, तो ऐसे थिंकर्स हैं जो क्रिटिकल थ्योरी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है सी अनफेयर एंड एक्सप्लॉइटेटिव एस्पेक्ट इन ग्लोबल सिस्टम। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि हेल्थ की वजह से मैं आगे लंबी नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।